गुड मॉर्निंग। मैंने कल भेज दिया था पीडीएफ फाइल फॉरेन एक्सचेंज रेट मैक्रो इकोनॉमिक्स। लास्ट हमने कंप्लीट किया था बैंकिंग एंड मनी। अनफॉर्चुनेटली सीबीएसई ने कुछ रिड्यूसिंग किया अपने उनके चैप्टर में मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें मनी एंड बैंकिंग किया एंड मोस्ट प्रॉब्ली बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब पेमेंट ऑफ बिल्स भी किया। तो मैं डिलीटेड जो भी है वो मैं भेज दूंगा। वेट, लेट मी कंफर्म फर्स्ट। नो प्रॉब्लम। एक्चुअली 30% रिड्यूस तो किया, बट तुम्हें पढ़ने होगा पूरा क्योंकि एक दूसरे से लिंक है। तो हम लोग पढ़ लेंगे, पढ़ लिया नो प्रॉब्लम, दैट इज योर एक्स्ट्रा नॉलेज। आगे चलेंगे वन बाय वन। क्लियर? तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं फॉरेन एक्सचेंज, मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मैंने देखो यहाँ पे कुछ नोटिंग किया। मीनिंग फर्स्ट, सेकंड इज एग्जांपल। एग्जांपल में मैंने इंडियन रूपी, इंडियन में कौन सा करेंसी चल रहा है? रूपी चलता है। यूएस में यूएस डॉलर, सिंबल इज दिस। यूके में पाउंड चलता है, सिंबल इज दिस। कुवैत में दिनार चलता है, दिनार के आगे दिनार लिखा होता है दिस, मतलब अगर 100 होगा तो 100 दिनार लिखा था, कोई सिंबॉलिक यूज नहीं होता। व्हाट एवर इट इज। तो डिफरेंट कंट्री डिफरेंट करेंसी, डिफरेंट कंट्री डिफरेंट करेंसी आउटर वॉल के लिए, नॉट इंटरनल वॉल के लिए। मतलब इंटरनेशनल केस के लिए फॉरेन एक्सचेंज रेट को हमें सीखने पड़ेंगे। इंटरनली इंडिया में तुम कहीं पे भी जाओगे तो रूपी में तुम्हारा काम चल जाएगा। यू कैन कैरी द रुपीज एंड एक्सचेंज ऑफ योर गुड्स एंड परचेजेस थ्रू द रुपीज। बांग्लादेश में जाओगे, टाका, TAKA, द करेंसी का नाम टाका है, वहां पे टाका चलता है। नेपाल में भी मोस्ट प्रोबेबली टाका ही चलता है। यूएस में डॉलर के हिसाब से जाना जाता है, यूके में पाउंड, सिलिंग, स्टार्लिंग के हिसाब से जाना जाता है। ऐसे डिफरेंट कंट्री। ऑस्ट्रेलिया भी जाओगे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर बोला जाता है। तो दे आर प्रिफाइज सम देयर करेंसी नेम, नथिंग एल्स। हमें सीखना है व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। अब अगर मैं कुछ मटेरियल एक्सपोर्ट करता हूं यूएस कंट्री में, तो व्हाट विल बी प्रेफर? मैं प्रेफर करूंगा मेरे पास रुपीज में पैसे आ जाए, तो वो कन्वर्ट करके देता है पैसे को। तब उस पैसे को कन्वर्ट जब करके देगा, दैट कन्वर्सेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। तो जिस दिन मैंने एक्सपोर्ट किया उसी दिन एक रेट फिक्स हो जाता है। अब जिस दिन मैंने एक्सपोर्ट किया, सपोज आज मैंने एक्सपोर्ट कर रहा हूं, आज डॉलर की प्राइस 75 है, 76 है। 75 76 मीन्स अगर मेरे को यूएस की $1 खरीदने जाएंगे, बैंक में जाएंगे, तो मेरे को 76 रुपीज पेमेंट करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है? अब ये वेरिएशन क्यों है वो बाद में समझाएंगे, दैट इज ए गोल्ड स्टैंडर्ड, वो अलग टॉपिक डिस्कस कर दूंगा बाद में। तो $1 इजिकल टू इंडियन रुपी में 76। मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे 74 के हिसाब से, 72 74 में एग्जांपल देके चल, इसी में आ जाता। तो $1 इजिकल टू 70। If I purchase today $1 is I have to pay 70 rupees against $1। 2 दिन बाद में गया बैंक में $1 परचेस करने के लिए, तो बैंक वाला बोल रहा है कि यू हैव टू पे 74 रुपीज। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ रुपीज डिक्रीज हो रहा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएसडी। पहले मैं 70 रुपीज दे के $1 खरीद सकता था, आज को मांग रहा है मेरे से 74 रुपीज। इसको एक प्रोडक्ट में ले लो, सिंपल एक प्रोडक्ट, दिस इज द पेन। मैंने पहले 70 रुपीज में पेन खरीदा, अगले दिन बोल रहा है कि 74 रुपीज का मतलब इसकी वैल्यू बढ़ा, बट मेरा रुपीज का वैल्यू कम हो गया। अंडरस्टैंड कर लो, इसको समझ लो कि मेरा करेंसी वैल्यू कैसे कम हो रहा है। अगर मैं एक्सचेंज कर रहा हूं बॉर्डर में बैठ के, यूएस को बोल रहा हूँ कि आप लोग $1 दो, मैं आपको कितना पैसे दूंगा, दैट इज ए स्टैंडर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। सपोज इट इज 70, आज दे दिया, परसों दोबारा गया, 3 दिन बाद गया, 1 महीना बाद गया, वो बोल रहे नहीं 70 से नहीं चलेगा, अभी मेरे को 75 देने पड़ेंगे, जिसका मतलब मेरा वैल्यू इज डिक्रीजिंग। वो मेरा $1 के बदले 75 रुपीज मांग रहे हैं।
दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है, जनरली जिस दिन हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करते हैं और मटेरियल सेंड करते हैं, उसी दिन एक रेट फिक्स हो जाता है। सपोज आज रेट फिक्स हुआ 76 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से, वो मेरे को पेमेंट करेंगे। बट जिस दिन पेमेंट कर रहा है उस दिन इसका रेट हाई हो गया, 76.5 हो गया, 50 पैसा इंक्रीज हो गया। तो दैट इज द कन्वर्शन रेट, एस्केलेशन रेट बोला जाता है। उस रेट के लिए अलग ट्रीटमेंट किया जाता है अकाउंटेंट्स में, सब बाद में समझा दूंगा वो कैसे एडजस्ट होता है। बट फिक्स इज 76। तो मेरे को जब भी पेमेंट करेगा 76 इज इक्वल टू $1 के हिसाब से, सपोज मैंने उसको $100 का मटेरियल भेजा तो $100 इंटू 76,000 मेरे को पेमेंट कर देगा। दिस इज द एक्सचेंज रेट, नथिंग एल्स। तो मैं एक बार PDF फाइल खोल लो, जो मैंने थ्योरी भेज दिया था, मैं इसको रीड कर रहा हूँ। यू ऑल्सो गो थ्रू द पेज। मीनिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज, मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। ऑल कंट्रीज हैव देयर ओन करेंसीज which are readily acceptable within their respective territories, मतलब country में। For example, Indian rupee in India, US dollar in America, pound in England, dinar DINAR in Kuwait, etc., etc., etc. However, currency of one country is generally are not accepted in some other country. In case of an international payment, the currency of one country has to be converted into currency of another country because every country wants to payment in their own currency, and that is exchange rate. Clear? तो मैं अपने हिसाब से अपने कंट्री में जो मेरा करेंसी चल रहा है मैं उसी हिसाब से लूंगा। मेरे को डॉलर देने से क्या करने पड़ेंगे, मेरे को बैंक में जाने पड़ेंगे, एक्सचेंज कराना पड़ेंगे, देन वी कैन यूज। तो पेमेंट तो आएगा डॉलर में, बैंक उसको कन्वर्ट करके पैसे दे देता है रुपीज में। दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज, नथिंग। नेक्स्ट एग्जांपल में बोल रहा है, इफ एन अमेरिकन फर्म एक्सपोर्ट गुड्स टू इंडिया, मतलब वी आर इंपोर्टिंग, एग्जांपल वाइज, इट वुड बी लकीली टू बी रिसीव्ड इन पेमेंट इन डॉलर। तो यूएस क्या एक्सपेक्ट करेगा, मैं उसको जो रूपी मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता, मैं उसको रूपी को कन्वर्ट करूंगा डॉलर में एंड देन बैंक ट्रांसफर हो जाएगा, उसके खाते में जब जाएगा इज शोन एज ए डॉलर, नॉट इंडियन रूपी, एंड दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज। As a result, the India importer will have to convert the Indian rupee into the American dollar to make the payment. Clear? अब कन्वर्ट कैसे करेगा, सपोज 70 रुपीज में हुआ था फिक्स, 70 रुपीज इज इक्वल टू $1, तो मैं उसको वहां से मैंने अगर $100 की इंपोर्ट किया तो मेरे को 70 into 100 दैट मींस 70,000 मेरे को पेमेंट करने पड़ेंगे रुपीज में। बैंक उसको डॉलर में कन्वर्ट करके 100 में कन्वर्ट कर देगा एंड उसके खाते में प्लस कर देगा। एक फॉर्मूला दिया मैंने, इफ रुपीज 70, दिस इज द फॉर्मूला, इफ रुपीज 70 इज इक्वल टू 1 USD, T मतलब D मतलब डॉलर, डॉलर का साइन ऐसे होता है, तुम्हें पता भी है, S लिख के काट दो, इट्स कॉल्ड द US डॉलर के सिंबॉलिक होता है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, इफ रुपीज 70 इज इक्वल टू $1, वैल्यू ऑफ 1 रुपी इज इक्वल टू 1 by $70 इज इक्वल टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके ऊपर छोटा सा 2-3 क्वेश्चन आया है, $0.0143, 1 रुपी इज इक्वल टू $0.0143। जैसे हम लोग यहाँ पे पैसे होते थे, पहले भी तुम लोगों को देखा नहीं होगा, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा एंड 100 पैसे की 1 रुपीज कॉइन जो अभी भी मिलता है मार्केट में। तो दैट मीन्स अगर मैं 1 रुपीज का वैल्यू कन्वर्ट करूंगा डॉलर में, इट बिकेम 0143 $0.0143 इज इक्वल टू 1 रुपी। दिस इज द फॉर्मूला, याद रखना, इस फॉर्मूला को आगे काम में लेंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, मैंने यहाँ पे और एक चीज दिया थर्ड पॉइंट में, करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिशिएट कैसे होता है, ऑलरेडी मैंने छोटा सा स्टोरी बता दिया तुम लोगों को। करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन, अगर सामने वाले से, मतलब सामने जो भी है, यूके है, यूएस है, कुवैत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ऑस्ट्रेलिया है, जो भी है,
उसको अगर मेरे को एक एग्जिस्टिंग रेट से ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं तो मेरा वैल्यू घट रहा है। ऑल्टरनेट एग्जिस्टिंग रेट से कम पैसा देने का अगर मैं दूं उसको अगेंस्ट द एक्सचेंज तो मेरा रुपी वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। वेरी सिंपल। आज मैंने डॉलर खरीदा 76 रुपीज में। $1 इज 76। कल मैं खरीदूंगा $1 80 रुपीज में, तो मेरा रुपी वैल्यू डिक्रीज हुआ ना। दैट इज कॉल्ड द करेंसी डेप्रिसिएशन। अगर इसको उल्टा कर देंगे, आज मैंने खरीदा 76 में, कल मैं खरीदूंगा 70 रुपीज में, दैट इज कॉल्ड करेंसी एप्रिसिएशन। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया, बुक में भी ऐसे ही दे रखा है। यहाँ पे बोला है कि $1 इज इक्वल टू 70, ये इंक्रीज हो गया 74 में। $1 इज इक्वल टू 70, आज कल वो इंक्रीज होके 74 में चला गया, तो मेरा डेप्रिसिएशन हुआ वैल्यू ऑफ माय मनी। ऑल्टरनेट $2 इज इक्वल टू 1 पाउंड। 1 पाउंड के बदले हमें $2 मिलता है। अब देखो यूके का 1 पाउंड आज के रेट उसकी इन एंड अराउंड 80 तो डॉलर है, 76 90 के आसपास है। 90 रुपीज में 1 पाउंड मिलेगा ऐसे कुछ है, आज मैं देखा नहीं, चेक नहीं किया। तो $2 इज इक्वल टू 1 पाउंड। अगर ये $2 घट के $1.5 हो जाता है 1 पाउंड के लिए, तो डेप्रिसिएशन ऑफ यूके पहले $1 पाउंड के बदले $2 मिलता था, आज 1 पाउंड के बदले $1.5 मिलेगा। मतलब इसमें मैं लिखा डेप्रिसिएशन ऑफ यूके करेंसी। यूके करेंसी का भी डेप्रिसिएशन हो रहा है। इसका मतलब जो एक्सचेंज रेट है, प्रेजेंट एक्सचेंज रेट एंड द फ्यूचर एक्सचेंज रेट, अगर वो इंक्रीज होगा लेन देन में तो डेप्रिसिएशन डिक्रीज होगा, एप्रिसिएशन। सिंपली चीज को याद रखना, पढ़ लोगे इसका साथ साथ सुन के तो क्लियर हो जाएगा। अब मैं सीधा आ रहा हूं उसमें करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन रेफर टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी in terms of the foreign currency. It makes the domestic currency less valuable and more of it's required to buy the foreign currency. Clear हो गया मोस्ट ऑफ? एग्जाम्पल मैं वही दिया जो यहाँ पे था। इफेक्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट। इफेक्ट क्या होता है? मैं आज अगर कोई सामान एक्सपोर्ट कर रहा हूं, माल बेच रहा हूं, तो आज जो रेट है मैं उसी रेट से कैलकुलेशन करूंगा। अगर मेरा रेट इंक्रीज हो गया तो इट इज अ लॉस, अगर डिक्रीज हो गया तो इट इज अ प्रॉफिट। अब ध्यान रखो, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, एक बार धीरे से समझ लो। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स a fall in the price of domestic currency, say the rupee, in terms of the foreign currency, say the dollar. It means with the same amount of dollar, more goods can be purchased from India. Therefore, export to USA will increase as they will become relatively cheaper. आज यूएस में कोई बिजनेसमैन बैठा है, वो देख रहा है कि आज डॉलर की प्राइस 70 रुपीज है। $1 अगर वो खरीदेगा या कुछ माल एक्सपोर्ट करेगा यूएस से इंडिया को, तो उसको 70 रुपीज मिल जाएगा। कल करेगा, 200 दिन करेगा, नेक्स्ट करेगा तो उसको मिलेगा 74 रुपीज। तो दैट बिजनेसमैन विल वेट 2-3 दिन कि अगर प्राइस इंक्रीज होता, क्योंकि उसके लिए बेनिफिट हो रहा है, मेरे से ज्यादा पैसे जाएगा उसके पास। मैं 74 दूंगा, एक हफ्ता बाद अगर आज मैं भेजूंगा तो 70 देने पड़ेंगे, तो मेरा मेरा वैल्यू अच्छा है कंपैरेटिवली आफ्टर 7 डेज। क्लियर? तो जितना मेरा वैल्यू इंक्रीज होगा, मतलब मेरा करेंसी एक्सचेंज में इंक्रीज होगा, उतना मेरा नुकसान है। दूसरे कंट्री के लिए उतना मेरा फेवरेबल है या प्रॉफिट है। अब यहाँ पे करेंसी एप्रिसिएशन, इसी का ऑपोजिट हो गया। करेंसी एप्रिसिएशन रेफर टू द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी in terms of the foreign currency. The domestic currency became more valuable and less of it's required to buy the foreign currency. Suppose example में क्या बोल रहा है? Indian rupee appreciated when the price of $1 fall from 74 to 70. अब इसी एग्जाम्पल को हम उल्टा कर देते हैं। मैंने यहाँ पे पहले एग्जाम्पल दिया था कि आज मेरा वैल्यू 70 फॉर $1, कल हो गया 74, दिस इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन। अगर उल्टा ऑपोजिट हो जाएगा, आज 74 है, कल वो 70 हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड द एप्रिसिएशन।
क्यों? क्योंकि आज मैं अगर परचेस करूंगा यूएस से कोई चीज, कोई भी सामान, तो मेरे को आई हैव टू पे 74 रुपीज। अगर मैं 5 दिन बाद परचेस कर रहा हूँ तो मेरे को पेमेंट करना हो रहा है 70 रुपीज। तो मेरा से जेब से कितना जा रहा है? कम जा रहा है। कम जा रहा है मतलब मेरा वैल्यू इंक्रीज हो गया। तभी तो बोला जाता है, सुबह देखोगे अगर कुछ जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, मनी कंट्रोल, जी बिजनेस, ये सब चीज जो मार्केट शेयरिंग बिजनेस होता है, जो न्यूज चैनल है, उसमें तुम लोग देखोगे तो डॉलर प्राइस है, मोबाइल में भी चेक कर सकते हो कि व्हाट इज द डॉलर प्राइस टुडे। तो वहां पे देखोगे कभी कभी बोलता है कि आज रुपी वैल्यू स्ट्रांग हो गया, कभी कभी बोलता है आज रुपी वैल्यू वीक हो गया। ये वीक हो गया मतलब एक्सचेंज रेट इन टर्म्स ऑफ रुपी विथ द डॉलर इंक्रीज हो गया, और अगर बोलेगा स्ट्रांग हो गया तो एक्सचेंज रेट इन टर्म्स ऑफ डॉलर डिक्रीज हो गया। मतलब जब डिक्रीज हो जाता है 74 के जगह 70 रुपीज देंगे तो मेरा स्ट्रांग हो रहा है, और 70 के जगह 74 देंगे तो मेरा वैल्यू वीक हो रहा है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। करेंसी डेप्रिसिएशन वर्सेस करेंसी एप्रिसिएशन, एक कंपैरिजन टेबल देखो तुम लोगों का मैंने भेजा है। उसमें देखो फर्स्ट मीनिंग में इट रेफर टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी, और करेंसी एप्रिसिएशन बोलेगा इज रेफर टू द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। इलेक्ट और इफेक्ट ऑफ द इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर, अगर डेप्रिशिएट होता है और एप्रिशिएट होता है उसमें किसकी ज्यादा नुकसान होगा या फायदा होगा? जनरली एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर को, इंटरनली इसका कोई इफेक्ट बिजनेस में नहीं आता है। यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट करेंसी अगर डेप्रिसिएशन हो गया तो इट मीन्स दैट डोमेस्टिक गुड्स cheaper in foreign currency as more as such goods can now be purchased with the same amount of the foreign currency, so it leads to increase the export। जिस दिन देखोगे हमारे करेंसी वैल्यू गिर जाता है, मतलब करेंसी वैल्यू ज्यादा हो जाता है, उस दिन एक्सपोर्ट ज्यादा होता है। Alternate, it makes the foreign goods cheaper in domestic country as more and more such goods can now be purchased with the same amount of domestic currency, so it leads to the increase in the import। जिस दिन मेरा करेंसी वैल्यू बढ़ जाएगा, 70 था 674 था 74 हो गया, तब मैं परचेस करूंगा। मेरे को क्यों परचेस करूंगा? इंपोर्ट करूंगा, क्योंकि मेरे को कम पैसे देने पड़ेंगे यूएस को। क्लियर हो रहा है पॉइंट? थर्ड पॉइंट में बोला है एग्जाम्पल करेंसी डेप्रिसिएशन में a change of $1 is equal to 72, $1 is 74, इसका मतलब ये डेप्रिसिएशन हो रहा है। ऑपोजिट में आ जाओ, एप्रिसिएशन में $1 is equal to 74 to 70 is एप्रिसिएशन हो रहा है, और ये फर्स्ट वाला डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक मैंने दिया इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन इंपोर्ट। अगर appreciation of domestic currency means a rise in the price of domestic currency, say the rupee, in terms of the foreign currency, say the dollar. Now, 1 rupee can be exchanged for more dollar. Therefore, with the same amount of money, more goods can be purchased from USA. It leads to increase the import from USA as American goods will be became a relatively cheaper। मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। एक 74 और 70 लेके अगर तुम लोग डाउट नहीं हो रहा तो देखो, मैं पहले क्या किया था, $1 इज इक्वल टू 70 दे रहा था, 74 दे रहा था। अब अगर मेरा ये डिक्रीज हो गया, अब मैं क्या करूंगा, नॉट ओनली $1.1, सपोज $1.012 इज इक्वल टू 74। अब देखो मैं यहाँ पे खाली $1 खरीदा था 74 में, अब 74 में मैंने 1.012 समथिंग मोर देन $1 में खरीद रहा हूँ। इसका मतलब मेरा परचेसिंग कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स मेरा वैल्यू इंक्रीज हुआ, तभी तो मैं मोर देन $1 परचेस कर रहा हूँ। इस पॉइंट को ध्यान रखना। इसमें और थोड़ा सा मैं दे देता हूँ, 1.2 नहीं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे ये सपोज ये 7.3 आ जाएगा, तो मैं $1 पहले खाली सिंगल डॉलर मिल रहा था, अभी मेरे को सेम प्राइस में $1.073 मिल रहा है। मैं कुछ खुजरा
कुछ चेंज भी मिल रहा है, एक्स्ट्रा कुछ समथिंग मिल रहा है। अगर एक्स्ट्रा कुछ समथिंग मिल रहा है दैट अमाउंट इज सेम, दैट मींस दिस इंक्रीज, वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, अदरवाइज ये कम हो जाता है। और डिक्रीज कब होगा? सपोज मैंने अभी 74 रुपीज दिया बट मेरे को $0.928 मिल रहा है, पॉइंट, तो मेरा क्या था, $1 नहीं, $1 से कम हो गया, इसका मतलब मेरा वैल्यू डिक्रीज हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल, अभी भी मैंने क्रिएट किया इसको। तो सेम प्राइस में अगर मोर देन $1 खरीद सकता हूं दैट मीन्स इट इज इंक्रीज, एंड सेम प्राइस में अगर मैं लेस देन $1 खरीद सकता हूं दैट मीन्स इट इज अ डिक्रीज। सिंपल चीज क्लियर हो जाना चाहिए। मोस्ट प्रॉब्ली कोई क्वेरी होगा पूछ लेना। टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, कितना टाइप है? There are the three main types of the foreign exchange rate: the fixed exchange rate system और pegged exchange rate system बोला जाता है। Second is flexible exchange rate system और it is the floating exchange rate बोला जाता है। And third is the managed floating rate system। तीन exchange rate, one is the fixed। फिक्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? आज हमने परचेज ऑर्डर साइन किया तो आज के रेट में जो होगा उसी रेट में पैसे आएगा। फ्लेक्सिबल रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज मैं एक समरी कर देता हूं, अभी इसको रीड आउट भी कर दूंगा। फ्लेक्सिबल रेट मतलब आज मैंने परचेज ऑर्डर किया, क्वांटिटी जा रहा है, क्वांटिटी में पर यूनिट की प्राइस मेंशन होगा, जिस दिन वो पैसे पेमेंट करेगा उस दिन का रेट को लगा के पैसे पेमेंट करेगा। दैट इज द एक्सेसिबल वन, हम इसको करके दिखाएंगे। एंड थर्ड इज द मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। दैट मीन्स जो एक फिक्स मैनेज सिस्टम होता है, जैसे आज के दिन में क्या होता है, यूरो इन्वेंट हुआ है वर्ल्ड वाइड में, इंटरनेशनल में। यूरो करेंसी कोई कंट्री का नहीं है, बट वेन एवर वी आर ट्रांसफरिंग द मनी, वो बोला कि डॉलर को रुपीज में करो, फिर रुपीज को डॉलर में करो, ये सब खत्म कर दो। आप अगर मेरे को पेमेंट करोगे तो यूरो का प्राइस लेके पेमेंट कर दो, मैं आपको पेमेंट करूंगा यूरो का प्राइस लेके पेमेंट करूंगा। यूरो का प्राइस, यूरो इज ए फिक्स प्राइस, उसको हम लोग कन्वर्ट करके पैसे को पेमेंट, मतलब पेमेंट एंड रिसीविंग कर सकते थे। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को मैं पढ़ रहा हूं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर टू द सिस्टम इन विच द एक्सचेंज रेट फॉर ए करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया। पॉइंट क्या क्या है? द बेसिक पर्पज ऑफ अडॉप्टिंग दिस सिस्टम इज टू एंश्योर स्टेबिलिटी इन फॉरेन स्टेट एंड कैपिटल मूवमेंट। फिक्स्ड करके गवर्नमेंट हम उस प्रोसेस में काम करेंगे तो स्टेबिलिटी मतलब वहां पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, इजीली मूवमेंट पहले से डिटरमाइन हम कर सकते हैं कि मेरे को कितना पैसा जाना है या कितना पैसा आना है। दैट इज फिक्स्ड। सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है टू अचीव द स्टेबिलिटी गवर्नमेंट अंडरटेक to buy foreign currency when the exchange rate became weaker and sell foreign currency when the exchange rate gets stronger। अब हमें फॉरेन करेंसी भी तो गवर्नमेंट परचेस कर रहा है। जब मेरा करेंसी हाई होता है तब हम लोग क्या करते हैं, कम पैसे देके डॉलर खरीदते। जब हमारे रेट डिक्रीज डेप्रिशिएट हो जाता है तो हमें ज्यादा पैसे देके करेंसी हमें लेने पड़ता है। तो गवर्नमेंट भी करेंसी खरीद के बैंक में स्टॉक रखता है, अदरवाइज हम अगर जाएंगे इतना करेंसी भेजने के लिए तो मेरे को मिलेगा नहीं। तो फर्स्ट द गवर्नमेंट परचेज, इसीलिए गवर्नमेंट कब परचेज करता है? जब मेरा रेट डिक्रीज, मतलब मेरा रेट डिक्रीज मतलब मेरा रुपी वैल्यू इंक्रीज हो जाता है मार्केट में। सपोज 65 गवर्नमेंट ने खरीद के रख दिया अपने पास, और वो जब बेचेगा 75 में बेचेगा पब्लिक को, तो वो 10 रुपए का मार्जिन ले लेता है। तो गवर्नमेंट का भी वन टाइप ऑफ, दैट इज एक्सचेंज रेट। गवर्नमेंट मतलब बैंक, बैंक का भी एक प्रॉफिट पर्सन इसके अंदर इंक्लूडेड है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में, for this the government has to maintain a large reserve of the foreign currency to maintain the exchange rate at the level of fixed by it। इसीलिए गवर्नमेंट, मैं अभी बोलूंगा, गवर्नमेंट ऑलवेज इन द चांस जब भी ये डाउन होता है परचेस करके रख देता है, और जब वो मार्केट में जरूरत पड़ता है तो उसको पंप आउट करता है, मतलब भेज देता है, तो उसकी पैसा भी उनके पास फ्लोटिंग रेट में आना चालू हो जाता है। दिस एक्सटर्नल स्टैंडर्ड कैन बी गोल्ड। अब ये मैंने जो अभी बोला था कि ये रेट कैसे फिक्स होता है, जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड रेट। द एक्सटर्नल स्टैंडर्ड कैन बी द गोल्ड, सिल्वर, अदर प्रीसियस मेटल, अनदर कंट्रीज करेंसी और इवन सम इंटरनेशनली एग्रीड यूनिट ऑफ करेंसी और अदर सम इंटरनेशनली एग्रीड यूनिट अदर करेंसी अकाउंट। ये जो बोला मैंने, ये दिस इज कम टू द पॉइंट ऑफ यूरो। यूरो इज ए करेंसी जो हमें फिक्स में
उसको हम लोग एक्सचेंज में ले सकते हैं। तो यूरो का अभी हम अगर यूएस को कुछ सामान वहां से हमें परचेज करना है तो यूएस बोलेगा, अमेरिका बोलेगा आप मेरे को यूरो में पेमेंट करो, नो नीड ऑफ कन्वर्शन ऑफ रूपी इनटू डॉलर, यूरो में कन्वर्ट करो। मैं भी बोलूंगा, मैं वहां से मैं अपना प्रोडक्ट सेल किया, बोलूंगा आप मेरे को यूरो में पेमेंट कर दो। तो यूरो इज द फिक्स, जो कन्वर्सेशन में कन्वर्टिंग ऑफ द करेंसी में वेरी इजी एक प्रोसेस है। When the value of the domestic currency is tied to the value of another currency, it's known as the paging. Paging मतलब एक दूसरे से tie up होता है, it's called the paging. P-E-G-G-I-N-G. Paging. Paging वर्ड शेयर्स मार्केट में भी यूज होता है, पेज कॉल बोला जाता है उसको मैं थोड़ा सा अलग से डिस्कस करूंगा, that is not your in fact the topic discussion. When the value of currency is fixed in terms of some other currency or in terms of gold, it is known as parity value of currency. is what को use रखना, parity, P-A-R-I-T-Y. When the value of currency is fixed in terms of some other currency or in terms of gold, is known as parity value of the currency. जो मैं अभी बोल रहा था, यूरो में अगर मैं कन्वर्ट कर देता पैसे को और यूरो के हिसाब से हम अगर लेन देन और ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं, इस कॉल्ड द पैरिटी वैल्यू, P-A-R-I-T-Y. It may be the one single currency unit or it may be the converted into the gold. तो gold is the one metal जो हम throughout the world इसकी कहीं पे कुछ ऊपर नीचे वैल्यू होता है, अदरवाइज द ईच एंड एवरी कंट्री कैन एक्सेप्ट द गोल्ड इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन। तो गोल्ड करेंसी के और गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करके ये डॉलर का वैल्यू, पाउंड का वैल्यू, रुपीस का वैल्यू, टाका, जैसे हम लोग अगर कन्वर्ट करेंगे बांग्लादेश में, सपोज इंडियन 100 रुपीज अगर मैं बांग्लादेश में लेके जाता हूं तो वहां पे मेरे को आज के दिन में 146 या 47 रुपीज मिलेगा, उनकी करेंसी में, बांग्लादेश के टाका में, नॉट रुपीज। हमें मिलेगा 146 टाका, TAKA, टाका चलता है वहां पे, हम लोग कैसे रुपीज बोलते हैं, वहां पे हम लोग टाका बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इंडियन करेंसी इज मोर वैल्यू देन द बांग्लादेश करेंसी। मतलब हमारे यहाँ पे 100 रुपए इक्वल टू उनके देश में वो 140 रुपए, 140 रुपए, 150 रुपए की वैल्यू देते हैं। दिस इज द डिफरेंस इनटू करेंसी टू करेंसी। ये डिपेंड करता है गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर। सेम वे में अगर मैं यहाँ पे 70 रुपीज का कोई सामान खरीदता हूँ तो वही चीज यूएस में जाके $1 में खरीद लेता है, तो $1 का एक्सचेंज रेट होकर 70 रुपीज इन इंडिया। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ एक्सचेंज रेट, कैसे क्या बोला जाता है, एंड डिपेंडिंग ऑन द कंट्री टू कंट्री, दिस इज ओनली फॉर द एक्सटर्नल पर्पस, नॉट इन इंटरनल पर्पस। मैं इसको यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक विल बी टुमारो और आफ्टर टुमारो आई विल पुट अप। थैंक यू।